यह सब एक साधारण अंडे की जर्दी से शुरू होता है, जिसमें एक रहस्यमय हरा पदार्थ इंजेक्ट किया जाता है, जिससे यह खुद को दोहराने लगती है। फिर वॉक ऑफ फेम में वे एलिजाबेथ स्पार्कल के लिए स्टार लगा रहे हैं, जो तेजी से सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक के रूप में अपनी जगह बना रही है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, उसकी चमक फीकी पड़ती जाती है और जल्द ही ज्यादातर लोग उसे मुश्किल से ही याद रखते हैं। कई तो यह भी नहीं जानते कि वह कौन है। फिर हम एलिजाबेथ से मिलते हैं, जो एक भूली हुई हॉलीवुड स्टार है और अभी भी अपना एरोबिक शो होस्ट कर रही है। उस दिन सेट पर हर कोई उसे जन्मदिन की बधाई दे रहा था और एक अजीब मोड़ में उसे पुरुषों के बाथरूम में जाने के लिए मजबूर किया गया। वहीं हार्वे उसकी मौजूदगी से पूरी तरह अनजान फोन पर बात करते हुए अंदर घुस जाता है और एक युवा हॉट सेक्सी महिला को शो की बागडोर संभालने के लिए बेताबी से खोज रहा है, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि एलिजाबेथ जैसी दादी ने इतने लंबे समय तक एरोबिक शो कैसे चलाया है। जब हार्वे बाथरूम से निकलता है तो एलिजाबेथ आईने में अपनी परछाई को घूरती रह जाती है और उसे सिर्फ अपनी जुर्रिया ही दिखाई देती है। बाद में हम हार्वे को हमारी नायिका के साथ दोपहर का भोजन करते हुए देखते हैं, जहां वह आधिकारिक तौर पर उसे बताता है कि शो को नया रूप दिया जा रहा है क्योंकि यह नवाचार का समय है। यह खबर एलिजाबेथ को बुरी तरह से झकझोर देती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी उम्र के कारण उसे दरकिनार किया जा रहा है। घर लौटते समय उसने देखा कि वे एक होर्डिंग से उसकी जवानी की तस्वीर उतार रहे हैं और उस ध्यान भंग होने के कारण वह अपनी ओर आ रहे ट्रक को नहीं देख पाती है, जिससे एक जोरदार टक्कर होती है। भयानक दुर्घटना के बावजूद अस्पताल ने उसे बताया कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। फिर भी एलिजाबेथ अभी भी अपनी स्थिति से हिल गई है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसका चिकित्सीय इतिहास पढ़ते हुए डॉक्टर असहज महसूस करते हुए कमरे से बाहर जाने का फैसला करता है। नर्स को उसकी रीढ़ की हड्डी की एक अंतिम जांच करने के लिए छोड़ देता है। परीक्षा के बाद वह उसे उसकी जैकेट लौटाता है और उसे अलविदा कहता है। जैसे ही एलिजाबेथ अस्पताल से बाहर निकलती है, उसे अपनी जेब में एक छोटा पैकेट मिलता है, जिसमें द सबस्टेंस नाम की एक फ्लैश ड्राइव है। साथ ही एक फोन नंबर और एक नोट है, जिसमें वास्तविक बदलाव का वादा किया गया है। अचानक एक आदमी उसके पास आता है और दावा करता है कि वह उसे पहचानता है। ये फ्रेड है, जिसे वो स्कूल के दिनों से याद है, और वो उसका गर्मजोशी से अभिवादन करता है और कहता है कि उसने हमेशा उसे सबसे खूबसूरत महिला माना है। वह उसे अपना फोन नंबर देता है, दोबारा जुड़ने की उम्मीद में, लेकिन एलिजाबेथ स्पष्ट रूप से असहज होकर गीला कागज लेती है और जल्दी से निकल जाती है। उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। उसे आधिकारिक तौर पर अपने ही शो से निकाल दिया गया है और अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। भ्रमित होकर वह उस रहस्यमय जानकारी को खंगालना शुरू करती है जो उसे दी गई थी। वीडियो में एक आवाज उससे पूछती है कि क्या उसने कभी खुद के एक युवा, अधिक सुंदर संस्करण का सपना देखा है। फिर यह बताता है कि वह एक साधारण इंजेक्शन से अपनी सभी खूबियों को फिर से पा सकती है, जो उसके डीएनए को अनलॉक करके खुद का एक नया संस्करण बना सकती है। यह पदार्थ उसके शरीर को एक मैट्रिक्स के रूप में उपयोग करने का वादा करता है, जिससे वह एक सप्ताह के लिए अपने बेहतर संस्करण का आनंद ले सके, इस शर्त पर कि वह अगले सप्ताह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी और यह चक्र लगातार दोहराता रहेगा। अपने 2 संस्करणों के साथ भी वह कभी भी वह बनना नहीं छोड़ेगी जो वह है। वीडियो समाप्त होता है और एलिजाबेथ, जो उसने अभी देखा, उसकी बेतुकी बात पर विश्वास करने में असमर्थ, रिकॉर्डिंग को कचरे में फेंक देती है। बाद में वह खुद को एक बार में पाती है, जहां वह शराब में डूबकर अपना दुख भुलाने की कोशिश करती है और फिर लड़खड़ाती हुई घर लौटती है, जहां वह सब कुछ उल्टी कर देती है। बाथरूम के सामने लगे शीशे में वह अपनी झुर्रियों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही है। वह उन दिनों की यादों को जगाने की कोशिश करती है जब वह एक तेजस्वी और आकर्षक हॉलीवुड स्टार थी, लेकिन वे विचार उसकी निराशा को कम करने के लिए काफी नहीं है। अंत में वह कचरे में वापस खोदने, यूएसबी ड्राइव निकालने और ऑर्डर देने के लिए नंबर पर कॉल करने का फैसला करती है। वह उनके द्वारा दिए गए पते को लिख लेती है और अगली सुबह अखबार पलटते समय उसे अपने ही शो में अपनी जगह लेने के लिए एक कास्टिंग कॉल दिखाई देती है। विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि वे सिर्फ 18 से 30 साल की महिलाओं को ही ले रहे हैं, जिससे उसकी निराशा और भी बढ़ जाती है। फिर वह अपना मेल देखती है और उसे पदार्थ के प्रतीक वाला एक लिफाफा मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ एक अंक होता है। अपने जीवन को वापस पाने की इच्छा से प्रेरित होकर वह अपने हाथ पर लिखी हुई पते का पीछा करने का फैसला करती है। वह शहर के बाहरी इलाके से होते हुए एक बंद दरवाजे तक चलती है। डाक से आय कार्ड का उपयोग करके वह प्रवेश द्वार खोलती है और जैसे ही वह झुकती है, वह एक अंधेरे, गंदे गलियारे में कदम रखती है। हॉल के अंत में वह दराजों से भरे एक सफेद कमरे में प्रवेश करती है। वह अपने कार्ड से संबंधित नंबर खोजती है और एक गत्ते का डिब्बा बाहर निकालती है।
अपने आलीशान घर पर वापस एलिजाबेथ पैकेज खोलती है और उसे प्रक्रिया के लिए निर्देश मिलते हैं, जिसमें एक एक्टिवेटर, एक स्टेबलाइजर, एजेंट ऑफ चेंज और कठोर और रहस्यमय प्रक्रिया के लिए आवश्यक भोजन शामिल है। चेतावनी और परेशान करने वाले संकेत भी है। दृढ़ निश्चयी होकर वह दर्पण के सामने खड़ी होती है और अपने नग्न शरीर के हर इंच की जांच करना शुरू कर देती है। वह हर धब्बे, उभार, झुर्री और तिल पर ध्यान देती है। उसे वीडियो में किए गए वादे याद है, जिसमें उसे आश्वासन दिया गया था कि वे उसे एक बेहतर संस्करण के रूप में लौटाएंगे। फिर से युवा और सुंदर बनने की उम्मीद में वह सक्रियण कैप्सूल लेती है और एक सिरिंज से रहस्यमय हरे रंग का तरल पदार्थ खींचती है। वह हाथ को रबर बैंड से कसती है, उस जगह को कीटाणुरहित करती है और अंत में उस पदार्थ को खुद में इंजेक्ट करती है। एलिजाबेथ दर्पण में खुद को घूरती है, अपने शरीर में किसी भी बदलाव के संकेत की तलाश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह खुद पर ही हंसती है और जाने के लिए तैयार होती है, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। एक तीव्र दर्द उसे झकझोर देता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाती है और तब तक तड़पती रहती है जब तक कि पीड़ा आखिरकार कम नहीं हो जाती। जैसे ही वह जमीन पर पड़ी है, उसकी पीठ हिलने और अजीब तरह से मुड़ने लगती है, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी से चमड़ी उतर रही हो और उसकी आंखें अपने सॉकेट में टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही है। उसकी पीठ में उस छेद से एक नया शरीर धीरे धीरे उभर रहा है। यह आकृति बड़ी मुश्किल से उठ पाती है और फर्श पर पड़ी एलिजाबेथ के शरीर को देखती है। जैसे ही वह उठती है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब एक युवा और खूबसूरत महिला को दर्शाता है। यह दृश्य पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है। इस नई एलिजाबेथ की आंखों से एक हल्की हरी चमक निकल रही है। अपनी नई उभारों से मोहित होकर वह खुद को निहारे बिना नहीं रह पाती, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस निर्जीव शरीर पर पड़ती है जिससे वह अभी अभी निकली है, उसे घिनौना हरा तरल पदार्थ निकलता है। कोई और विकल्प न होने पर वह एक सुई और धागा लेती है और अपने पुराने स्वरूप के शरीर में हुए छेद को सीना शुरू कर देती है। सारे ताके लगने के बाद वह मैट्रिक्स को पोषण देने के लिए झुकती है और सीधे अपनी नस में पदार्थ इंजेक्ट करती है। अब एलिजाबेथ दो रूपों में बंध गई है। युवा और दीप्तिमान महिला अपनी बिस्तर में रात बिताती है, जबकि मैट्रिक्स का निर्जीव शरीर ठंडे बाथरूम के फर्श पर पड़ा रहता है। उसकी आवाज भी अलग सुनाई देती है। उस बहरा कर देने वाली आवाज को सुनते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है, जो उसे अपनी दैनिक स्टेबलाइजर लेने की तत्काल आवश्यकता के बारे में सचेत करता है। इस प्रक्रिया में एलिजाबेथ के शरीर से फर्श पर पड़ी हुई एक बड़ी सिरिंज का उपयोग करके एक सफेद तरल निकाला जाता है, जबकि वह होश में रहने के लिए संघर्ष करती है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह 7 कैप्सूलों में से एक को अपनी जांघ में इंजेक्ट करती है। अपनी जवानी, लचीलापन और खूबसूरती वापस पाकर वह अखबार में छपे उस विज्ञापन को देखती है जिसमें बदलने के लिए एक महिला की तलाश है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह ऑडिशन स्थल की ओर चल देती है और रास्ते में वह अपनी बड़ी प्रस्तुति के लिए एक भड़काऊ पोशाक खरीदने का फैसला करती है। ऑडिशन में जजों ने दर्जनों ऐसी लड़कियां देखी है जो उनकी कड़ी सौंदर्य मानकों पर खरी नहीं उतरती। हालांकि आवेदकों में से एक की सुडौल, निर्दोष आकृति पर नजर पड़ते ही वे अवाक रह जाते हैं। वे तुरंत उसका नाम पूछते हैं और वह आत्मविश्वास से जवाब देती है, सू। आगे हम सू को हार्वे के हवेली में देखते हैं, जो शो के निर्माता है। वह एलिजाबेथ के पुराने संस्करण के लिए, जिसे वह एकदम सही विकल्प मानता है, उसे देखकर बहुत खुश है। वह समझाता है कि वे एक ऐसा शो बनाना चाहते हैं जो उसकी सुंदरता के समान सार को दर्शाता है और उसे बताता है कि कार्यक्रम 2 सप्ताह में शुरू होने वाला है। मीटिंग खत्म होने से पहले वह बताती है कि रिकॉर्डिंग की तारीखों के साथ उनकी समय सारिणी में टकराव है, क्योंकि उन्हें हर 2 हफ्ते में अपनी मां की देखभाल के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। हालांकि हार्वे अपनी नई स्टार के प्रति जुनूनी होने के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी असुविधा को दूर करने के लिए दृढ़ है कि वह स्टूडियो में मौजूद रह सके। जैसे ही वह घर वापस जा रही है, उसे वह ध्यान मिलना शुरू हो जाता है जो उसे लंबे समय से नहीं मिला था। अगले 6 दिन उसके स्टेबलाइजर को प्रबंधित करने और दर्जनों फोटोशूट का आनंद लेने में बीतते हैं, जहां वह अपनी बेदाग छवि हर जगह पोस्ट करती है। हम देखते हैं कि अपने व्यस्त सप्ताह के बावजूद वह मैट्रिक्स की जरूरतों को अनदेखा नहीं करती है। हालांकि पहले 7 दिन बीत जाते हैं और मैट्रिक्स के लिए भोजन की आखिरी बूंद भी खत्म हो जाती है। उसी क्षण सू एलिजाबेथ के शरीर के पास उनसे इंट्रावीनस फो जोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। जब पुरानी एलिजाबेथ का खून सू के शरीर में प्रवेश करता है तो वह अचानक बेहोश हो जाती है। कुछ क्षण बाद सामान्य वाली अपने अजीब कोमा से जागती है और अपने ऊपर एक बेहोश युवती का भार महसूस करती है। काफी मशक्कत के बाद वो उसे हटा पाती है, लेकिन उसकी पीठ का दर्द छिप नहीं पाता। अपनी परिपूर्ण छवि को घूरते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला करती है, भले ही वह जानती हो कि सामान्य जीवन अब अतीत की बात हो गई है। उस सुबह एलिजाबेथ रिकॉर्डिंग सेट पर जाती है, जहां हार्वे ने गलियारों से उसकी सारी तस्वीरें हटा दी है।
जब वह उसे देखता है तो वह मुस्कुराहट के साथ उसके पास जाता है और कहता है कि वह उसके लिए ड्रिंक खरीदने का इंतजार कर रहा था। हालांकि जश्न मनाने के बजाय वह उसे उसके सामान का एक डिब्बा सौंपता है और बताता है कि टीम ने उसके लिए एक विदाई उपहार खरीदा है। उसकी कोई भी बात एलिजाबेथ को खुशी नहीं देती और संक्षिप्त विदाई के बाद हार्वे चला जाता है। घर लौटते समय सू का निर्जीव शरीर अभी भी ठंडे बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ है। एलिजाबेथ सावधानीपूर्वक उन दिनों को लिखना शुरू कर देती है जब वह अपने दूसरे संस्करण के साथ शरीर बदलती है और यह हिसाब रखती है कि कौन से दिन उनमें से किसके हैं। अपने दूसरे दिन वह डाक देखती है और उसे पदार्थ के अपने रहस्यमय आपूर्तिकर्ता का एक पत्र मिलता है जिसमें उसे सूचित किया गया है कि उसकी अगली खेप उसके सामान्य ड्रॉप स्पॉट पर पहुंच गई है और उसे उसी पड़ोस में इसे लेने की आवश्यकता है। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो वह बाथरूम में जाती है और देखती है कि सू के पास कितना खाना बचा है। सू अगले हफ्ते फिर से अपनी जगह ले लेगी जबकि एलिजाबेथ बाथरूम में बेजान पड़ी रहेगी। इसके बाद वह दीवारों के बीच छिपी हुई जगह की तलाश में पूरे घर की छानबीन शुरू कर देती है। एक बार जब उसे वह मिल जाता है तो वह कई दिन बाथरूम की दीवार को तोड़ने में बिताती है जब तक कि उसका एक पड़ोसी शोर से तंग आकर उससे सामना करने नहीं आ जाता। हालांकि सू खुद को नए किराएदार के रूप में पेश करती है और पड़ोसी ओलिवर व्यवधान के लिए माफी मांगता है और उसे किसी भी चीज में मदद करने की पेशकश करता है जिसकी उसे जरूरत हो। जब सू वापस घर आती है तो वह एलिजाबेथ के शव को बाथरूम में ले जाती है और उसे उस गुप्त कमरे में बंद कर देती है जो उसने बनाया है। फिर वह घर में लगी पुरानी तस्वीरों को उन छवियों से बदलना शुरू कर देती है जो उसकी नई पहचान को दर्शाती है। कुछ ही देर में नया टीवी शो शुरू होने वाला है। हमारी युवा और सुंदर नायिका अपनी भूमिका में चमक रही है, ऊर्जावान संगीत की ताल पर थिरक रही है जो पूरे सेट पर गूंज रहा है। शो के अंत में वह दर्शकों को उसी अंदाज में अलविदा कहती है जिस तरह एलिजाबेथ अपने पुराने कार्यक्रम में किया करती थी। नई कलाकार को उनके सहकर्मियों से खड़े होकर तालियां मिलती है और हमारे नायक को एक बार फिर से उस महिमा का स्वाद चखने को मिलता है जो एक पुनर्जीवित करियर की शुरुआत का वादा करती है। अपने सप्ताह के आखिरी दिन वह अपने सहकलाकारों के साथ रात बिताने के लिए अपनी बेहतरीन पोशाक में तैयार होती है। वह अपनी जवानी का पूरा फायदा उठाना और कुछ मजा करना चाहती है, लेकिन मैट्रिक्स का खाना कम होने लगता है जिससे वह पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाती। उसकी नाक से खून बहने लगता है और चक्कर आने के कारण वह ट्रोय से माफी मांगती है और अपने घर के बाथरूम की ओर भागती है जहां उसे एलिजाबेथ अपना खाना खत्म करते हुए मिलती है। इस दर्दनाक प्रतिक्रिया से निपटते हुए सू को याद आता है कि उसे बिना किसी अपवाद के संस्करण बदलने हैं, लेकिन यह जानते हुए भी कि उसके साथ दिन खत्म हो गए हैं, वह खुद को स्थिर करने के लिए एक और सी कैप्सूल लेती है, भले ही उसकी बारी पहले ही खत्म हो चुकी है। एक बार ठीक हो जाने के बाद वह ट्रोय के साथ मस्ती जारी रखने के लिए वापस सोफे पर लौटती है। हालांकि जैसे ही वह अपना तंग सूट खोलता है उसके अंदर का सब कुछ बाहर निकलने लगता है, जिसके बाद एलिजाबेथ की एक दबी हुई चीख निकलती है जो अपने दूसरे रूप के साथ उठती है। बाथरूम पहुंचने पर उसे अपने घर में फैली हुई अफरातफरी दिखाई देती है और उसे ट्रोय का एक नोट खिड़की पर चिपका हुआ मिलता है। जैसे ही वह उसे पढ़ने के लिए आगे बढ़ती है वह भयावह रूप से देखती है कि उसकी एक उंगली अचानक से बूढ़ी हो गई है और भी सड़ी हुई सी दिखने लगी है। डरी हुई वह अपने शरीर के बाकी हिस्सों की जांच करने के लिए बाथरूम की ओर भागती है और पाती है कि जहां से उसने पिछली रात वह पदार्थ निकाला था वह छेद भर नहीं रहा है। निराशा में वह पदार्थ के प्रतिकूल प्रभाव की सूचना देने के लिए यूएसबी ड्राइव पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है। वह समझाती है कि उसने इसका कुछ अतिरिक्त घंटों के लिए दुरुपयोग किया और स्थिति को पलटने में मदद मांगती है। हालांकि लाइन के दूसरी तरफ से आदमी उसे बताता है कि कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों संस्करण एक ही व्यक्ति है और उन पर लगाए गए संतुलन का सम्मान करना चाहिए। बाद में जब वह अपना अपार्टमेंट साफ कर रही होती है तो उसे टीवी पर बज रहे संगीत पर अपनी दूसरी छवि कामुक अंदाज में नाचती हुई दिखाई देती है। अपनी सड़ती हुई उंगली से वह टेलीविजन बंद करती है, तभी उसे अपने पड़ोसी ओलिवर की डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है। बिना जवाब दिए वह दरवाजे के पीछे से उसे देखती है। ओलिवर ने सू को ड्रिंक पर चलने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने उसे थोड़ी जगह देने का फैसला करते हुए वहां से जाने का निर्णय लिया। जब एलिजाबेथ को अपनी नई रिफिल का नोटिस मिलता है तो वह हमेशा की तरह उपनगर में अपना बॉक्स लेने निकलती है और उसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिससे वह असहज हो जाती है। घबराहट महसूस करते हुए वह खुद को शांत करने के लिए एक कॉफी शॉप में कदम रखती है। वहां कुछ फीट की दूरी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी टिप्पणी करता है कि 7 दिन का प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलता हुआ प्रतीत होता है।
उसने उसके हाथ पर एक निशान देखा और उसे याद आया कि जिस नर्स ने उसका इलाज किया था उसके चेहरे पर भी वही बड़ा तिल था। उसी क्षण वह बूढ़ा आदमी अपना सामान गिरा देता है, जिससे एक कार्ड दिखाई देता है जो बिल्कुल उसके कार्ड जैसा ही है, लेकिन उस पर नंबर अलग है। एलिजाबेथ को लगता है कि वह उसका पीछा कर रहा है और वह स्वीकार करता है कि वह बस यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह कैसी है। भले ही हमारा नायक जोर देकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह लगातार इस बारे में बात करता रहता है कि भावनात्मक खाई के किनारे पर महसूस करना कितना कष्टदायक है, जिसने उन्हें वह विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया। एलिजाबेथ अब और सुनने को बर्दाश्त नहीं कर सकती और जाने का फैसला करती है। ट्रोय से टकरा जाती है, जो बूढ़ी महिला को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है ताकि वह अपनी मोटरसाइकिल पर जा सके। जब वह घर वापस आती है तो वह फ्रेड का नंबर मिलने तक हड़बड़ी में अपना सामान तलाशती है। उसे याद है कि उसकी वर्तमान दिखावट के बावजूद फ्रेड ने हमेशा उसे सबसे खूबसूरत महिला माना है जिसे वह कभी मिला है। वह उसे फोन करने का फैसला करती है, उसे बताती है कि वह आजकल बहुत व्यस्त रही है और वे उसी रात एक रेस्टोरेंट में मिलने का समय तय करते हैं। एलिजाबेथ अपना सबसे शानदार पहनावा पहनती है और जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली होती है उसकी नज़र सू के होठों पर पड़ती है जो ज्यादा चमकदार लग रहे हैं। वह निकलने से पहले अपने मेकअप को ठीक करने के लिए वापस शीशे की तरफ जाती है, लेकिन सू की छवि उसे सताती हुई प्रतीत होती है, उसे याद दिलाती है कि उसके सुनहरे दिन बहुत पहले चले गए। वह आईने के सामने खुद को संवारने में ज्यादा समय बिताती है और बाहर जाने के अगले प्रयास में उसके दूसरे रूप की उपस्थिति उसे परेशान करती रहती है, जिससे वह निराशा में दोबारा अपना मेकअप ठीक करने के लिए मजबूर हो जाती है, जब तक कि अंत में सू की पूर्णता से मेल खाने में विफल रहने के बाद वह उसे पूरी तरह से पहुंच नहीं देती। हारकर वह फ्रेड के संदेशों को अनदेखा कर देती है जो उसे व्यर्थ में संपर्क करने की कोशिश करता है। एक और हफ्ता बीत जाता है और सू फिर से नियंत्रण ले लेती है। शूटिंग के दौरान सू को अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस होता है, जिससे फिल्मांकन में बाधा आती है। शो के निर्देशक स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखने के संदेह में एक रीटेक के लिए कहते हैं। घबराई हुई सू अपने कपड़े मांगती है और सेट से भाग जाती है। अकेले में उसे अपनी गांठ पर एक अजीब सी गांठ मिलती है, जिसे वह ऊपर पेट की ओर धकेलती है ताकि एक बड़ा चिकन लेग निकाला जा सके। गुस्से में आकर वह एलिजाबेथ की बुरी खाने की आदतों के बारे में शिकायत करने के लिए उसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन ऑपरेटर वही पुरानी बात दोहराता है। वह इसे सही नहीं ठहरा सकती क्योंकि वे दोनों एक ही व्यक्ति है। उस दिन बाद में सू सेट पर लौटती है, लेकिन उसे यह खबर मिलती है कि मॉर्निंग शो रद्द कर दिया गया है। हार्वे उससे मिलने की मांग करता है और उसे बताता है कि शो की भारी सफलता और दर्शकों के उसके प्रति प्यार के कारण अब वह सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रम नए साल के विशेष शो की मेजबान होगी। उस क्षण से सू दैनिक रूप से उस पदार्थ को लेना शुरू कर देती है, यह सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम में बदलाव करती है कि नए साल के सप्ताह के दौरान उसका नियंत्रण रहे। हालांकि एलिजाबेथ पर दुष्प्रभाव दिखने शुरू हो जाते हैं। उसकी पीठ पर एक घिनौना फोड़ा निकल आता है और जब वह जागती है तो यह देखकर चीख पड़ती है कि उसका लगभग आधा शरीर सड़ चुका है। हमारा नायक ऑपरेटर को फिर से शिकायत करता है कि सू कितनी गैरजिम्मेदार है, क्योंकि वह जितना समय लेना चाहिए उससे ज्यादा समय ले रही है। ऑपरेटर पूछता है कि क्या वह स्थिति को समाप्त करना चाहती है, उसे याद दिलाते हुए कि मैट्रिक्स होने के नाते यदि वह चाहे तो उसके पास अनुभव को रोकने की शक्ति है। हालांकि वह उसे चेतावनी देता है कि जो नुकसान हो चुका है उसे पलटा नहीं जा सकता, लेकिन वह इसे आगे बढ़ने से रोक सकती है। चेतावनी के बावजूद एलिजाबेथ अपने दुखमय जीवन में वापस जाने से इनकार करती है और अपनी थका देने वाली स्थिति के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को महसूस करने लगती है। बाद में अपने सोफे पर बैठी हुई उसे पता चलता है कि उसके जोड़ों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। उस क्षण से उसे अकेले ही दर्दनाक समायोजन सहने होंगे। कुछ रेसिपी बनाते समय उसकी नज़र हार्वे द्वारा उपहार में दी गई एक कुकबुक पर पड़ती है। उसी पल वह टीवी पर सू का इंटरव्यू देखना शुरू कर देती है और उसके लिए उसकी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेजबान का कहना है कि सब इस बात से सहमत है कि एलिजाबेथ स्पार्कल की जगह लेने के लिए सू बिल्कुल सही चुनाव थी। इससे तब खलबली मच जाती है जब सू स्वीकार करती है कि उसने कभी भी पुराने सितारे का शो नहीं देखा, यह दावा करते हुए कि वे अलग अलग पीढ़ियों के हैं और एलिजाबेथ के शो बुजुर्ग महिलाओं के लिए थे। ईर्ष्या से भरी हुई एलिजाबेथ और पकवान बनाती है, जिसका इरादा उस सस्ती नकल से बदला लेना है जिसे वह देख रही है। इस बीच वह सू से पूछे गए आखिरी सवाल को ध्यान से सुनती है। मेजबान उससे उसकी सुंदरता का राज बताने को कहती है और युवती जवाब देती है कि वह बस जैसी है वैसी ही है और सब कुछ अपने अच्छे स्वभाव को बताती है। यह टिप्पणी एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा दिलाती है, जिससे वह आपा खो बैठती है, टीवी पटक देती है और खिड़कियां बंद कर देती है ताकि उसे अब उसे देखना न पड़े।
उसे पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह खुद को शक्तिहीन महसूस करती है, कुछ भी करने या अपनी बात कहने में असमर्थ। उसका मानना है कि सू ने उससे सब कुछ चुरा लिया है। जब युवती लौटती है और एलिजाबेथ द्वारा मचाए गए कोहराम को देखती है, तो वह वापस मैट्रिक्स में जाने से बचने के लिए उसकी मैट्रिक्स से जितना संभव हो उतना तरल निकालने का फैसला करती है। फर्श पर पड़ी जर्जर आकृति से चिंताजनक मात्रा में तरल निकालती है। 3 महीने बाद नए साल का कार्यक्रम होने वाला है और सू उस पल के लिए तैयार हो रही है जो उसे परम प्रसिद्धि की ओर ले जाएगा। अपनी बड़ी शुरुआत की रात से पहले वह बाथरूम में और स्टेबलाइजर खोजने जाती है, लेकिन उसे कैप्सूल में केवल सड़ा हुआ पदार्थ मिलता है जो उसकी सारी योजनाओं को बर्बाद करने की धमकी देता है। बेताब होकर वह अपार्टमेंट में अपने साथी से छिपने की कोशिश करती है और अपने आपूर्तिकर्ता के नंबर पर संपर्क करती है। उसे और स्थिर तरल पदार्थ की आवश्यकता है। हालांकि लाइन पर मौजूद आदमी उसे बताता है कि और पाने के लिए उसे तरल के पुनर्जीवित होने तक इंतजार करना होगा। सू उठते दर्द से जूझती है और उसे एहसास होता है कि खुद को बचाने का एकमात्र तरीका अपनी दूसरी प्रति से बदलना है, जिससे तरल स्राव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि वह जोर देकर कहती है कि उसके पास समय नहीं है क्योंकि उसकी प्रस्तुति अगले दिन है। उसके इनकार करते ही वह रसोई में गिर जाती है और घसीटते हुए बाथरूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वह जरूरी सामान इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ चीजें नीचे गिर जाती है जिससे काफी शोर होता है और दूसरे कमरे में मौजूद उसके साथी को पता चल जाता है। जब वह जांच करने जाता है तो सौभाग्य से उसका सामना एक सड़ी हुई, घिनौनी आकृति से नहीं होता है जो मुश्किल से चल पाती है क्योंकि वह समय रहते दरवाजा बंद करने में सफल हो जाती है, जिससे एलिजाबेथ स्पार्कल की कभी रही हालत की बिगड़ी हुई और क्षयग्रस्त अवस्था का पता चलता है। बेताब होकर वह उस आदमी को जाने के लिए कहती है और जब वह अकेली होती है तो वह अपने आपूर्तिकर्ता को फोन करने के लिए पूरे घर में अपना फोन खोजने लगती है। वह उसे बताती है कि वह तुरंत इस अनुभव को रोकना चाहती है, लेकिन वह केवल जवाब देता है कि वे जल्द से जल्द जो जरूरी है वह पहुंचा देंगे। एलिजाबेथ का ज्यादा जर्जर संस्करण अपनी पुरानी तस्वीर को उसकी मूल जगह पर वापस करने की कोशिश करता है। अगली सुबह उसे सूचित किया जाता है कि उसका आखिरी पैकेज डिलीवर कर दिया गया है। वह अपने आप को हर तरह के चिथलों से ढकती है और बिना देर किए अपना ऑर्डर लेने के लिए उपनगर की ओर दौड़ती है। वह जल्दी से लौटती है और सू के शरीर को घसीटते हुए घर से बैठक के कमरे की रोशनी में ले जाती है। वहाँ वह कार्डबोर्ड का डिब्बा खोलती है और सबसे पहली चीज जो उसे मिलती है वह है निर्माताओं से माफी। फिर वह काले तरल से भरी सिरिंज पकड़ती है जो उसके पूरे अनुभव को खत्म करने का वादा करती है, और जैसे ही वह उसे सू की छाती में इंजेक्ट करने वाली होती है, उस आदमी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, यह पूछते हुए कि क्या वह वाकई में आश्वस्त है कि वह क्या करने जा रही है। वह उसे चेतावनी देता है कि इस कार्रवाई से सामान्य स्थिति बहाल नहीं होगी, यह बस उसे वापस वहीं ले जाएगी जहां से उसने शुरुआत की थी। निराश होकर वह सिरिंज को सू के दिल में धकेल देती है और कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद धीरे धीरे तरल को उसके शरीर में इंजेक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन इस दौरान उसकी नज़र सू के आने वाले प्रेजेंटेशन के लिए लिखे गए प्रेरणादायक नोट्स पर पड़ती है और उसे स्टेज पर अपने सुनहरे दिन याद आ जाते हैं। उसे उस अवसर को छीनने का अफसोस है और वह पूरी सामग्री देने में कामयाब नहीं हो पाती। यह मानते हुए कि उसे सू की जरूरत है, एलिजाबेथ उसे तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि आज वह दिन है जब उसे चमकना है। सू का व्यक्तित्व ही ऐसा है जिसे हर कोई पसंद करता है। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ है क्योंकि युवती की नाक से बेतहाशा खून बहना शुरू हो जाता है। एलिजाबेथ स्विच करने के लिए आईवी खोजती है, लेकिन उसकी दूसरी प्रति के शरीर में खून का प्रवाह बंद हो गया है। एक हताश प्रयास में वह उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हुए सुई को सीधे उसके दिल में उतार देती है। अचानक सू जाग जाती है और एलिजाबेथ उसे देखती है। यह असंभव था क्योंकि वे कभी भी एक ही समय पर सचेत नहीं हो सकते थे। सुंदर युवती कालीन पर पड़ी घातक पदार्थ वाली सिरिंज को देखती है और क्रोध से भरकर एलिजाबेथ पर उसे खत्म करने की कोशिश करने के लिए हमला करती है। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए मौत से लड़ते हैं और एलिजाबेथ खुद को बाथरूम में बंद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दरवाजे की कुंडी नहीं टिकती और सू अंदर घुस जाती है। वह उसे फिर से मारती है और उसे मजबूर करती है कि वह शीशे में देखे, इससे पहले कि उसका सिर बार बार शीशे में दे मारा जाए। मुख्य पात्र कमजोर और जर्जर रेंगकर दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सू आसानी से उसे पकड़ लेती है और जबरदस्त ताकत से लात मारती है। वह उसे तब तक चोट पहुंचाती रहती है जब तक एलिजाबेथ सिर्फ अंगों का एक लथपथ थैला बनकर नहीं रह जाती। हालांकि जब सू को याद आता है कि वे दोनों एक ही है, तो वह बेतहाशा रोने लगती है, यह जानकर कि उसने खुद को ही सजा सुना दी है। इसके बावजूद रात का सबसे बड़ा शो उसका इंतजार कर रहा है। सू उस सेट पर पहुंचती है जहां नए साल के लाइव स्पेशल की शूटिंग होगी।
हर कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है, लेकिन इंद्रियों से अचेत यह रूप अपने मैट्रिक्स की मृत्यु से प्रभावित होकर धीरे धीरे हार मानने लगता है। दुष्प्रभावों के कारण उसे बाथरूम की ओर भागना पड़ता है और अचानक उसका एक दांत गिर जाता है। धीरे धीरे उसकी खूबसूरत मुस्कान का बाकी हिस्सा टूटने लगता है और शो का दबाव उसे निराशा में धकेल देता है। सक्रिय करने वाले पदार्थ की छवि उसके दिमाग में लौट आती है, जिससे वह उसे खोजने के लिए बाथरूम छोड़ने को प्रेरित होती है। हालांकि जैसे ही वह जाने की कोशिश करती है, हार्वे उसे निवेशकों से मिलाने के लिए पकड़ लेता है और उनसे मुस्कुराने के लिए कहता है। एक बार जब वह आदमियों को जालने में कामयाब हो जाती है तो सुदूर चली जाती है, लेकिन हर कदम उसे और भी ज्यादा दर्द देता है। उसके नाखून गिरने लगते हैं, उसके कान उखड़ने लगते हैं और वह चक्कर आने और अपने अंत के निकट होने की भावना से जूझते हुए घर भागती है। निराशा से गिरी हुई वह बाथरूम पहुंचती है और एक्टिवेटर का जार उठाती है जो कभी हरा हुआ करता था। आंसुओं के बीच वह सीरिंज से अपनी जरूरत की चीज निकालती है और पीले पदार्थ को अपनी नसों में प्रवाहित होने देती है, इस उम्मीद में कि वह अपने बेहतर रूप को फिर से पालेगी। हालांकि एलिजाबेथ जिस प्रक्रिया से गुजरी वह सु में दोहराई जाती है, क्योंकि वह पदार्थ केवल एक बार इस्तेमाल के लिए ही था। उसे दर्पण में एक भयानक प्राणी दिखाई देता है जो क्लोन के दोषपूर्ण उत्परिवर्तन का परिणाम है, न कि मूल मैट्रिक्स का। इस राक्षस, जिसे एलिसा सु नाम दिया गया है, को याद है कि खूबसूरत लड़की को देखकर कास्टिंग जजों ने टिप्पणी की थी कि उसके शरीर का हर अंग अपनी जगह पर था। अब हालांकि कोई स्पष्ट शारीरिक संरचना नहीं है और यह मिश्रण वही खूबसूरत पोशाक पहनने का फैसला करता है जो सु पहनती थी। अपने करियर के सबसे बड़े शो के लिए निकलने से पहले बाथरूम जाते समय उसके 3 बाल कर्लिंग आयरन में फंस जाते हैं, जहां वह एलिजाबेथ की एक तस्वीर अपने चेहरे पर चिपकाती है। उसके चेहरे पर लगे कागज की बदौलत राक्षस किसी का ध्यान नहीं खींचता। उसकी मौजूदगी के लिए उसे तालियां मिलती है, लेकिन पता चलता है कि यह उसकी विकृत कल्पना का भ्रम मात्र है। पूरा दर्शक बेसब्री से सु के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे ही बत्तियां बुझती है और शो शुरू होता है, यह भयानक प्राणी खूबसूरत नर्तकियों के बीच घूमता है जब तक कि वह सभी स्पॉटलाइट के सामने खड़ा नहीं हो जाता। वह प्राणी भयावह शब्द बोलता है और उसका मुखौटा बिखर जाता है, जिससे एक डरावना विकृत चेहरा सामने आता है जो धीरे धीरे एक छेद के माध्यम से स्तन बाहर निकालता है। चीखें चारों ओर गूंज उठती है और हर कोई उस भयानक चीज का अंत करना चाहता है, लेकिन जब वे उसका सिर काटने में कामयाब हो जाते हैं तो एक नया सिर वापस उगाता है और उसके अंग टूटने लगते हैं, जिससे दर्शकों पर खून और तरल पदार्थ बिखर जाते हैं। वह जगह पूरी तरह से अराजकता में बदल जाती है और प्राणी भागने का फैसला करता है। अचानक यह बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है, फिर भी यह सचेत रहता है। राक्षस का एक छोटा सा हिस्सा उस स्थान पर वापस लौट जाता है जहां यह सब शुरू हुआ। एलिजाबेथ स्पार्कल की प्रसिद्धि का सितारा। इस प्रकार हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत कलाकारों में से एक की कहानी समाप्त होती है।